अरविंद केजरीवाल जी को गाली दो, कोई नई गाली ढूंढो, कोई और बदतमीजी करने का रास्ता निकालो, कहीं से पत्थर फेंकवाओ, कहीं से कुछ और करवाओ, किसी से कुछ पैसा वैसा बंटवा दो, जूता चप्पल चादर जो मिले बंटवाओ। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोग चौथी बार सीएम बने। मोहब्बत से लबरेज चिट्ठियों का दिल मैं हूँ पर अब टूटा बिखरा और बेजार हूँ। सच में मैं तुम्हारी चिट्ठियों का गुनहगार। बहुत ही खूब। 85,000 करोड़ रुपए के कर्ज में घाटे की अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। आरजुएं हजार रखते हैं फिर भी हम दिल को मार के रखते हैं। मीर तकी मीर ने ये कविताएं, ये 2 लाइनें जब भी लिखी हूँ, लेकिन ये जो 2 लाइनें हैं वो अभी दिलीप पांडे जी के साथ बिल्कुल सटीक सी, मुझे ऐसा लगता है कि बैठ रही हैं। सचेतक भी हैं आप पार्टी के, बहुत सारी बातें इनके लिए फ्लोट कर रही हैं और खुलासा भी इन्होंने, खंडन भी किया। अभी भी आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक खलिश सी तो रही जाती है। आज हम दिल्ली चुनाव को देखते हुए बात करने आए हैं दिलीप पांडे जी से और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रह गया, क्या कमी रह गई कि वो इस बार अपनी प्रशंसकों से, अपने क्षेत्र से थोड़े से दूर हो गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच। कहाँ पे आपको लगा कि कमी रह गई या आपको ना कहनी पड़ गई? और ना बिल्कुल ना वाला कोई मसला ही नहीं है। आप समझिए, मैं जब से पार्टी से जुड़ा हूँ, इनफैक्ट मुझे फ़ख्र होता है ऐसा कहने में कि मैं उन गिने चुने लोगों में से एक हूँ जिसने आम आदमी पार्टी के लिए दरी बिछाने से लेकर के लाठी डंडा खाकर जेल जाने, तिहाड़ जाने, चुनाव लड़वाने, जितवाने, फिर लड़कर हारने और जीतने तक का सफ़र तय किया है। मैंने मुख्य मतलब विधायक और मुख्य सचेतक बनने तक का सफ़र तय किया है। लिहाजा मुझे इस पार्टी में रह के सब कुछ करना आता है। और मुझे पसंद क्या था, हमेशा से संगठन का काम पसंद था। अरविंद जी ने कहा कि भाई चुनाव लड़ो विधानसभा वाला, वो हमारा चुनाव है और लड़के जीतो। लड़े जीते, विधायक बने, वहाँ सेवा करके देखी। अब मैं वापस अपने पसंदीदा काम की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं संगठन का काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं दिल्ली के संगठन में स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो अब पूरा अटेंशन जो है, पूरा ध्यान अब सांगठनिक प्रचार और विस्तार और प्रसार के ऊपर लगेगा। यही फोकस है, कहीं कोई खलिश नहीं है, कहीं कोई विद्वेष नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने ये कोशिश की माहौल बनाने की मैं दुखी परेशान हूँ, बट तो कोई मसला ही नहीं है। हम तो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और जब जो आदेश हुआ, हमने वो आदेश, असली इकलौता मकसद, आखिरी मकसद क्या है कि इस राजनीतिक संगठन में होने की वजह से दिल्ली की, देश की सेवा होती रहे। वो हो रही है और वो होती रहेगी। जो भी जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, वो अभी हम सभाएं कर रहे हैं, 20-25 विधानसभाओं में हमारी सभाएं लगी हुई हैं, पदयात्राएं लगी हुई हैं, दुनिया भर के काम है, जो सांगठनिक काम है वो हमें दिए जा रहे हैं, उसको कर रहे हैं हम। तो कहीं कोई खलिश वाला मसला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देखिएगा, पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी चुनाव को लड़ेगी और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोग चौथी बार सीएम बनाएंगे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार सीएम बन जाएंगे? नहीं, मेरा लगना बिल्कुल गैर ज़रूरी है। दिल्ली के लोगों को ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट दिल्ली के लोगों के लगने की वजह से ही, उनके विश्वास के आधार पे ही मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि इस बार दिल्ली में दिल्ली की जनता जो है अपने मैंडेट को रिपीट करेगी और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार से संतुष्ट जो रही सरकार जनता, वही जनता चौथी बार अरविंद जी को सीएम भी बनाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि एंटी इनकम्बेंसी है और उसकी वजह से जिस तरह से बीजेपी दांव खेलती है कि अपने पुराने विधायकों को हटा देती है और फिर या पुराने नेताओं को साइड कर देती है, नए नेताओं को सामने ले आती है और फिर वो जीत के दिखाती है, कुछ ऐसी चालों की वजह से तो नहीं लग रहा कि आप इस बार साइड कर दिए गए और बाद में आपको ये कहना पड़ा कि मैं खुद ही नहीं लड़ा? ना बिल्कुल ऐसा मसला। इनफैक्ट मैं तो पहले से ज़्यादा व्यस्त हूँ। एक विधानसभा के चुनाव लड़ने में जहाँ मैं उलझा रहता, वहाँ 25 विधानसभाओं में घूम रहा हूँ, चुनाव लड़वा रहा हूँ। हमने अभी 5वीं किताब लिखी है अपनी, गुलाबी खंजर, जो लॉन्च होने के बाद बेस्ट सेलर हुई, उसके ऊपर व्यस्त हूँ। उसका 2nd वॉल्यूम आया, उस पर काम चल रहा है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। और आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, एंटी इनकम्बेंसी का। मैं आपको बताऊँ, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और 3 पार्टियां प्रमुखतः चुनाव लड़ रही हैं
और मेरा मानना है कि इन तीनों पार्टियों को मोटा मोटा कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, पिछली बार हमारी 62 सीटें आई थी, बिल्कुल। और इस बार मुझे जो लग रहा है कि 2-4 सीटें ज़्यादा आ जाएं, एक आध कम आ जाएं, मोटा मोटा आम आदमी पार्टी को भी कोई बहुत लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। इनफैक्ट हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 8 सीटें पिछली बार आई थी, इस बार 8 आती हुई दिख नहीं रही हैं। अब वो 5 आएंगी कि 6 आएंगी कि 7 आएंगी वो पता नहीं, बट उनको भी कोई विशेष लॉस नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पिछले बार शून्य थी, पिछली बार भी शून्य थी, और इस बार भी जब शून्य ही रहना है तो उनको भी कोई विशेष नुकसान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के लोग इस बार अपना मैंडेट जो है प्रो इनकम्बेंसी की वजह से रिपीट कर रहे हैं। उनकी आस्था अरविंद केजरीवाल जी में और आम आदमी पार्टी की सरकार में पहले से और ज़्यादा प्रगाढ़ और मजबूत हुई है, और उस आस्था और विश्वास की प्रगाढ़ता के आधार पर आम आदमी पार्टी, या हम लोग ये कह पा रहे हैं कि इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी जनता के जनादेश के रिपीट होने के बाद, और 4 टाइम सीएम जो है अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। इस बार फिर पब्लिक की मन बना लिया है कि इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी को लाना है। नहीं, आप कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है, हाँ, और लेकिन इतनी सारी योजनाएं, इतनी फ्री वीज जो बांटी जा रही है, और जब से केजरीवाल जी आए और जब से उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है, हर एक दिन एक नई योजना, एक रेवड़ियाँ। आप मुझे लगता है कि ये मौसम भी रेवड़ियों का ही है, गुड़ की और चीनी की रेवड़ी, हाँ। और जिस तरह से वो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिल्ली का विकास और दिल्ली की जनता इतने आराम से, और देखिए तो आप तीनों पार्टियों का कैंपेन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर के जीत की ओर आगे बढ़ रहा है और कौन सिर्फ इसमें लगा हुआ है कि आम आदमी पार्टी को कैसे गाली दी जाए। अरविंद केजरीवाल जी उठते हैं सुबह 12 बजे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आगामी आम आदमी पार्टी की सरकार में और कौन सी ऐसी स्कीम लागू की जाए जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों का जीवन पहले से बेहतर हो, ऐसी घोषणा करके दिन भर का नैरेटिव सेट करते हैं। जैसे ही वो 12 बजे एक कल्याणकारी योजना की घोषणा करते हैं, बीजेपी कांग्रेस क्या करती है, अब उनका दिन भर का काम हो गया, अरविंद केजरीवाल जी को गाली दो, कोई नई गाली ढूंढो, कोई और बदतमीजी करने का रास्ता निकालो, कहीं से पत्थर फेंकवाओ, कहीं से कुछ और करवाओ, किसी से कुछ पैसा वैसा बंटवा दो, जूता चप्पल चादर जो मिले बंटवाओ। लेकिन इनको जो लगातार इनके ऊपर जो अटैक करने का काम है वो अनवरत जारी है। मतलब क्या है इसका, बीजेपी कांग्रेस का एजेंडा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पे आक्रमण करना, और अरविंद केजरीवाल जी का एजेंडा दिल्ली की जनता की ज़िंदगी को पहले से बेहतर करना। तो दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन डिस्ट्रक्टिव साइड में खड़ा है और कौन कंस्ट्रक्टिव साइड में खड़ा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि दिल्ली के लोग भी बीजेपी का डिस्ट्रक्शन और आम आदमी पार्टी के कंस्ट्रक्टिव अनाउंसमेंट्स दोनों को देख पढ़ पा रहे हैं। लिहाजा वो पहले, इसलिए मैंने कहा कि पहले तो मजबूत था ही विश्वास, अब और प्रगाढ़ हुआ है, और इस बार तो पूरी ताकत के साथ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस की तमाम साजिशों कोशिशों के बावजूद दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाएंगे। लेकिन आपको जो साइड किया गया, या आप कहें कि आपने खुद ही अनाउंस कर दिया, क्या इसकी वजह वो सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू हैं जिनको कि भी आपने हराया, और फिर वो दल बदलू टाइप रहे, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, फिर आप, फिर कांग्रेस, फिर आप, और फिर आपको लगा कि यार ये वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था और मुझे हट जाना चाहिए? वो मसला ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी की जो कुल राजनीति है उसमें से चुनाव लड़ना, हारना या जीतना एक बहुत छोटा टुकड़ा है उस टोटल पॉलिटिक्स का, बहुत छोटा हिस्सा है। दिलीप पांडे के चुनाव लड़ने न लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी दिल्ली के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी है, जो सिर्फ और सिर्फ तभी बेहतर होगी जब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो दिलीप पांडे तो टोटली इररिलेवेंट हैं, हम तो सिपाही लोग हैं, हम कहते हैं भगत सिंह के चेले हैं, बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सोल्जर्स हैं, और सोल्जर क्या करता है, जो आदेश आता है उसका अनुपालन करता है। हम बिल्कुल वही उसी भाव में हमेशा जीने रहने और सियासत करने वाले लोग हैं, और इस अभी भी आम आदमी पार्टी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हम हिस्सा हैं। जिम्मेदारियां अलग हैं, कभी आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो कभी लड़वा रहे होते हैं। इस समय मेरी भूमिका पहले वाली है, पहले भी मैं चुनाव लड़वाया करता था, अभी भी मैं चुनाव लड़वा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि चुनाव लड़वाना
अनइम्पॉर्टेंट काम हो गया, गैर ज़रूरी काम हो गया, ये उतना ही ज़रूरी है, बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा बड़ा काम है। चुनाव लड़ते हैं 70 लोग दिल्ली में, लेकिन लड़वाने में पूरी टीम लगती है, पूरा ढांचा लगता है, पूरा हज़ारों लोगों का संगठन लगता है, 4000 पोलिंग स्टेशन, 12-13 हज़ार बूथ पे कार्यकर्ता लगते हैं, इतने सारे लोग लगते हैं, इतना पूरा सिस्टम लगता है, तब जाके कोई एक आदमी कहीं कोई चुनाव जीत पाता है। तो इधर की व्यवस्था में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। जहाँ मेरी आवश्यकता वहाँ मुझे बोला गया, मैं खड़ा हूँ और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। ओके, लेकिन ये बताइए कि विधायकों की सीट इतनी काटी क्यों आप पार्टी में? देखिए क्या होता है कि आप जब बार बार लगातार चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ के आप जीतते हैं, कई बार 19-20 होता है, जनता की आकांक्षाओं पे, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने में 19-20 होता है। इसलिए मैंने कहा कि किसी एक आदमी का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना गैर ज़रूरी है। ज़रूरी है कि चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी जीते अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, ताकि पिछले 2.5 साल तो देखें कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी तरकश के सारे अहंकारी तीर चला दिए आम आदमी पार्टी के ऊपर। खरीद फरोख्त से लेकर के झूठे आरोप लगाने से लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने तक अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, विजय नायक, सबको उठा के ना पार्टी टूटी न बिकी। और ये सिर्फ हमने अपने दिल्ली के लोगों ने भी देखा, दिल्ली की जनता ने भी देखा कि क्या किया जा रहा है इन लोगों के साथ। तो कई बार 19-20 अपेक्षाएं या जो जनता की आकांक्षाएं उन पर खरा नहीं उतरते तो 19-20 होता है। लिहाजा वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी के एक सिपाही की वजह कोई दूसरा सिपाही खड़ा होगा और ये सिपाही सुनिश्चित करेगा कि वो सीट जीतते हैं, ताकि सरकार बने और सरकार बनने के बाद फिर जिन घोषणाओं को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं उसको लागू किया जाए और लोगों की ज़िंदगी बेहतर की जाए। कोर में क्या है वो इम्पोर्टेंट है। कोर में ये है कि कैसे दिल्ली के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, बेटर किया जाए, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएं कि वो पहले से उनका जो एक्सपीरियंस है इस सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप का, वो पहले से और ज़्यादा एनहांस हो। वो फोकस है, बाकी सब गौड़ है, यही प्रमुख तो है। आपको लग रहा है कि ये जो फ्रीबीज हैं ये कल्याणकारी योजनाएं हैं या ये हमें पंगु, दिल्ली की जनता को पंगु बना रही हैं? ना ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाली बात। हालांकि बीजेपी मुखर विरोधी रही है, बट जब विरोधी भारतीय जनता पार्टी ये सब बातें कहती तो लगता है कि सूप तो सूप चलनी भी बोले, जिसके 72 शहर है, इसे कहना नहीं चाहिए, कोई मुंह नहीं उनका कहने का। ये बरगलाने वाला प्रोपेगेंडा है, इस बात को समझिए। आपकी रेवड़ी बांटने से इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी, जनता के टैक्स पे का पैसा बर्बाद किया, सब बेकार की बातें हैं। असल बात क्या है वो समझिए आप। भाजपा विरोध करती है फ्रीबीज का, रेवड़ी का, यानी हम ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारों में नहीं बढ़ता होगा। पड़ोस में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं कि भाई भाजपा की सरकार है, वहाँ रेवड़ी नहीं बढ़ती होगी फ्री में, तो वहाँ नुकसान क्यों हो रहा है? 85,000 करोड़ रुपए के कर्ज में घाटे की अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। जबकि अगर हम दिल्ली की बात करें, हम तो रेवड़ी बांटते हैं तो हमें नुकसान होना चाहिए। जबकि देश की इकलौती अर्थव्यवस्था है दिल्ली की अर्थव्यवस्था जो सरप्लस में चल रही है 7,500 करोड़ रुपए के। तो मसला ये नहीं कि रेवड़ी बांटी जा रही है, फ्रीबी बांटा जा रहा है। मसला ये है कि अगर भ्रष्टाचार के जरिए जनता के टैक्स का पैसा लूट खसोट करके नेताओं की जेब में जाएगा तो नुकसान होगा। दिल्ली में वो नहीं हो रहा है, इसलिए जनता को, सरकार को फायदा हो रहा है। सरकार की अवधारणा को समझना पड़ेगा हम लोगों को। सरकार जो है वो लाला जी की दुकान नहीं कि टैक्स का पैसा लिया, सूद पे चला दिया, प्रॉफिट कमा लिया। जनता का टैक्स का पैसा सरकार के पास आता ही इसलिए है कि उनको जनता की सेवा करके खर्च किया जाए। अब इसी के अराउंड बीजेपी ने प्रोपेगेंडा क्रिएट करके कहा कि रेवड़ी, हमने स्वीकार कर ली कि हाँ रेवड़ी बांट रहे हैं, तुम खिलाफ हो, हम इसके साथ हैं और हम बांटते रहेंगे। हम टैक्स के पैसे की चोरी नहीं करेंगे बल्कि जनता के ऊपर खर्च करेंगे। अस्पतालों में, स्कूलों में, बिजली पे, पानी पे, महिला सम्मान योजना पे, संजीवनी योजना पे तुम लूटोगे, तुम्हारे प्रदेशों में 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, हमारे यहाँ सरप्लस में चल रहा है मामला। लेकिन रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि बजट का जो है 15% आप लोग फ्रीबीज पे बांट रहे हैं। अब जो योजनाएं आ रही हैं उससे 20 से 25% और बढ़ जाएगा। तो आपको कैसे लग रहा है कि आप दिल्ली का विकास तो रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है। आप समझिए, जब पहली बार जब सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला बजट लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास था। उस समय भी यही आरोप लगा, हमने कहा भाई पैसा आ जाएगा, चिंता मत करो। लास्ट जो बजट हम लोगों ने पेश किया विधानसभा में 30,000 करोड़ रुपए से लेकर के, सोचिएगा, इस यात्रा को देखिएगा कितना जरूरी है। और सारी स्कीम्स आई और कभी सरकार को नुकसान नहीं हुआ और लगातार सरप्लस का बजट रहा दिल्ली गवर्नमेंट का। लास्ट जो बजट हमने पेश किया लगभग 77,000 करोड़ रुपए का था। 30,000 से
लगभग 77,000 करोड़ रुपए का। तो रेवेन्यू भी बढ़ता है साल दर साल, ऐसा नहीं कि 30,000 करोड़ रुपए 30,000 करोड़ रुपए ही रह गए। रेवेन्यू बढ़ता है, पैसा आता है, उस पैसे को सरकार खर्च करती है जनता के ऊपर और जनता की जिंदगी को बेहतर बनाती है। 1,000 रुपए की स्कीम महिलाओं की देखिए आप, तो वो खाली 1,000 रुपए की स्कीम नहीं है। एक इंटरनेशनल एनजीओ ने इसके ऊपर रिसर्च करके डेटा दिया है कि न सिर्फ महिलाएं फाइनेंशियली पहले से ज्यादा एम्पावर हुई, बल्कि सेफ और सिक्योर भी हुई हैं। तो इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं से कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ बरगलाने वाली बातें हैं, बेवकूफ बनाने वाली बातें। लेकिन जो एक्साइज वाला मामला चल रहा है, जिसमें एक के साथ एक दारू फ्री दी गई, उसके बाद सारे बड़े नेता जेल गए, आप अपनी अर्निंग के लिए, पार्टी अपनी अर्निंग के लिए और दिल्ली के विकास के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें शीला दीक्षित के जाने के बाद या आपकी सरकार आने के बाद कितने फ्लाईओवर्स, स्कूल्स बने, स्कूल्स का रेनोवेशन अच्छा हुआ, मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया, लेकिन उसमें कहते हैं कि दवाई नहीं मिलती। कहते क्या है, मतलब कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के, उनका कहना है कि हर एक के लिए, डॉक्टर्स का कहना है कि हर एक दवा के लिए एक सिग्नेचर जाता है, फिर वो मंत्रालय जाता है, फिर वहाँ से वो सैंक्शन होता है, फिर वो आता है। तब तक हम लोग पेशेंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं, कई बार 6-6 महीने तक डॉक्टर्स के सैलरी नहीं जाती है। ना ये सब कहानियाँ हैं जी। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने इस लेवल पे मोहल्ला क्लिनिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला के दुष्प्रचार करने की कोशिश की कि एक मोहल्ला क्लिनिक जो कभी चालू ही नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसकी फोटोएं वीडियो चला के और ये बताने की कोशिश की, देखो जिनके मोहल्ला क्लिनिक कितने बेकार पड़े हुए हैं। आप चलिए, मेरी विधानसभा तिमारपुर में मोहल्ला क्लिनिक है, 9-10 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक है, सारे फंक्शनल, सारा टेस्ट, सारी दवाइयाँ, सारा इलाज, सब कुछ मुफ्त है। आप चलिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, वहाँ अभी भी सारा टेस्ट, सारा इलाज, सारी दवाइयाँ। थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा होती है तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, बट सब कुछ मिल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खाली अस्पतालों का इंफ्रा नहीं, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ है। और आम आदमी पार्टी की 2015 में सरकार बनने से पहले जो 67 सालों का डेवलपमेंट रहा है, उसमें जितने फ्लाईओवर बने, उससे ज़्यादा फ्लाईओवर दिल्ली की सरकार ने 10 सालों में बनाया। 32 से भी ज़्यादा नए बड़े फ्लाईओवर बना के इनॉग्रेट करके जनता को समर्पित कर चुकी सरकार, और अगले 2-4 महीने में 4-5 और बन जाएंगे। तो फुल फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ, बिजली, पानी, सब पे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं प्रो इनकम्बेंसी की बात करता ही नहीं। इस सरकार ने अपने वायदों पे डिलीवर करके दिखाया। इनफैक्ट ये इकलौती ऐसी सरकार रही है जिसने न सिर्फ अपने वायदों पर डिलीवर किया, बल्कि उसके बियॉन्ड डिलीवर किया। मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, पिछले घोषणा पत्र में हमने कहीं नहीं लिखा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, वो किया हमने पिछले घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा था कि 1000 क्या बोलते हैं, महिलाओं की बस में जो यात्रा फ्री करने वाली बात है, घोषणा पत्र में नहीं था, वो भी हमने किया। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की बात हमने घोषणा पत्र में नहीं लिखी थी कभी, वो भी किया। तो हम तो बियॉन्ड मैनिफेस्टो जाके डिलीवर कर रहे हैं, और इसी वजह से जनता का ये विश्वास प्रगाढ़ हुआ है कि भाई अगर केजरीवाल जी ने बोल दिया तो चाहे हिमालय खिसक जाए, चाहे हिंद महासागर शिफ्ट हो जाए, ये जो बोलता है वो करता है। जो उसने बोल दिया महिलाओं के समाज में। घबराहट क्यों दिख रही है फिर? ये जो ये फ्रीबीज बांटने की इतनी घबराहट क्यों है? हर दिन अनाउंस क्यों करना पड़ रहा है? ये अगर मैं कहूँ, अगर चुनाव लड़ने की का तरीका यही है कि आप अपने पिछले मैनिफेस्टो का ऑडिट करते हैं, बताते हैं कि भाई ये हमने कर दिया, और आगे क्या क्या करेंगे वो आपको बताना होता है। ये घबराहट नहीं है। हाँ। ये तो चुनाव लड़ने का तरीका ये है। घबराए वे लोग हैं कि जब हम घोषणा करते हैं कि अब अगली सरकार में हम ये एक नई चीज करेंगे शानदार, तो वो उनको गाली देना शुरू करते हैं। घबराहट उनकी है क्योंकि उनके पैरों के नीचे से, चाहे वो माने या ना माने, जमीन खिसक चुकी है। तो आज भी हुआ कि केजी से पीजी तक जो है वो फ्री एजुकेशन की बात हो अब रही आप है। देखिए, ये साफ साफ कह रहे हैं सिर्फ जरूरतमंदों को, हम कह रहे हैं सबको मिलेगी, लेकिन सबको नहीं मिलेगी। मतलब मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, जो सरकारी अस्पतालों के अंदर शानदार टेस्ट, दवाई, इलाज फ्री हो रहा है वो बंद कर देंगे। अब कह रहे हैं कि जो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल आम आदमी पार्टी करती है उसको भी बंद कर देंगे। आप हर कल्याणकारी योजना को खत्म करके क्या हासिल करना चाहते हैं? और इंटरेस्टिंग क्या है, जिसके लिए मैं भाजपा की दाद दूंगा कि वो इशारे में अपने अंदर की कलुषता को अपने संकल्प पत्रों में दर्ज करके जनता के सामने पेश भी कर दे रहे हैं। वही बता रहे हैं। उन्होंने तो ये मान लिया कि हम आप पार्टी की जो भी मौजूदा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके आगे हम ये करने जा रहे हैं, और वो बंद कर देंगे। उसके आगे कौन सी नई यात्रा शुरू कर? ओके भाई, आयुष्मान लागू कर देंगे। अब आयुष्मान योजना, हम दिल्ली की सरकारी अस्पताल में क्या करते हैं?
चाहे कितने भी रुपए का इलाज हो, टेस्ट हो, दवाई हो, सब फ्री कहेंगे नहीं, 5 लाख तक फ्री हो गया तो आपने बंद कर दिया ना। आप कह रहे हो केजी से पीजी तक खाली जो जरूरतमंद, अरे कौन डिसाइड, बीजेपी डिसाइड करेगी जरूरतमंद कौन है कौन है, हम तो कह रहे हैं सबके लिए फ्री है, तो वो बंद कर दिया ना आपने। तो ये जो कल्याणकारी योजना है जिससे दिल्ली की जनता को लाभ हुआ है, उनको आप खत्म करने या बंद करने की बात कह के आपने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। अब आप भूल जाइए, आपकी 8 भी नहीं आ रही हैं और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनने हैं। चलिए देखते हैं, वो तो 8 फरवरी बताएगा, लेकिन आप कुछ नया करने की बात कर रहे हैं, क्या होगा वो नया आपका? मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ अभी वर्तमान में। तो पार्टी के स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी है अपने पास, वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, ये दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। लिखने पढ़ने में मेरी अभिरुचियाँ रही हैं, सियासत के पहले भी कलम हाथ में थी, आगे भी रहेगी। तो एक किताब लिखी है हमने, ट्रिलॉजी है, 3 किताबों में से पहली किताब आई है अभी, और अभी 4 तारीख को उसका लोकार्पण हुआ। और सुखद ये रहा कि ये हमारी 5वीं किताब थी और प्री ऑर्डर वाले दिन ही 12 घंटे के अंदर अमेज़न पे अक्रॉस ऑल लैंग्वेज एंड ऑल कैटेगरीज ये किताब नंबर 3 पे रही, और हिस्टोरिकल फिक्शन कैटेगरी में नंबर 1 पे रही, जो हमारे जैसे नया और नई हिंदी में लिखने वाले लोगों के लिए बहुत सुखद है। 3 दोस्तों ने, मैंने, हमारे दोस्त हैं रोहित साकुनिया जी, चंचल शर्मा जी, हमने मिलकर लिखी है किताब। अभी इस किताब के कई सारे सिटी वाइड लॉन्चेस हैं, और चूंकि ये पहली किताब थी तो दूसरे वॉल्यूम पे हमने काम करना भी शुरू कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि ये किताब हमें एक लेखक के तौर पे भी स्थापित करेगी। तो क्या मैं ये समझूं कि दिलीप पांडे जो है नेता के साथ अब अच्छे राइटर बनते हुए बॉलीवुड की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सुनने में तो ये आ रहा है कि वो फिल्म बहुत जल्दी राइट, टचवुड, फिंगर्स अक्रॉस्ड, बट हाँ कुछ एक कमिटमेंट्स मिले हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि इस किताब को मोशन पिक्चर्स में कन्वर्ट करने की बात चल रही है। बिल्कुल सही बात है, सही समय पे आने पे वो भी हम अनाउंस करेंगे। पर मैं आपको बताऊं, कलम का साथ हमेशा से रहा है, और मैं आज से नहीं, 8वीं 9वीं क्लास से अंदर के जो भाव हैं उनको एक्सप्रेस करने की, बियॉन्ड ऑब्वियस जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्हें लिखने की कोशिश करता रहा हूँ मैं। तो जो अदीबो मुसन्निफ़ वाला परिचय है मेरा, वो तो ज़िंदा रहेगा। और हम सियासत कहाँ करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, तो वो भी जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि मेरे लिए तो अच्छे सियासतदान बनने रहने की ज़रूरत है लिखते रहना, क्योंकि आप जब संवेदनशील होते हैं तब अच्छा लिख पाते हैं, मुलायम नरम लिख पाते हैं, और आप नरम मुलायम होते हैं तो आपसे गलतियों की संभावनाएं आपसे कम हो जाती हैं। और सियासत में ऐसे लोगों का होना जो है, मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग है। तो संवेदनशीलता की बात हो रही है, और आप भी केजरीवाल जी के इतने बड़े समर्थक और उनके सिपाही खुद को बता रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ ऐसा कि अभी तक वो इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं, और आपने भी कहा कि उन्हें राज्यसभा की सीट छोड़ देनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं मेरी छोटी बहन जैसी थी, और अच्छा काम कर रही हैं अभी भी? नहीं, मैं तो अब संपर्क और संवाद में नहीं है हम लोग, और रिश्ता एक तरफा नहीं चलता ना। तो और बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का हिस्सा बनकर DCW के ज़रिए। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पे एम्बिशन और कैपेसिटी का मिसमैच अगर होगा तो आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर सकते हो, और मुझे लगता है कि यही हुआ। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी सक्रियता अपनी बढ़ाने लगी, जो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। बट ठीक है, उनका अपना जीवन है, उनके अपने सोचने के तौर तरीक़ों के हिसाब से जिस तरह की सियासत वो करना चाहती हैं वो कर रही हैं। नहीं तो उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन तो नहीं किया? पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर मैं तो देखता हूँ कई बार कि जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपेक्षित होती हैं वो उससे पहले इनके ज़रिए आती हैं सामने। बट ठीक है, दिल्ली के चुनाव का वो मुद्दा नहीं है, वो अप्रासंगिक है। दिल्ली के चुनाव का मुद्दा आम आदमी पार्टी की कल्याणकारी योजनाएं आगामी सरकार की हैं। नहीं, मैं तो महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ, और आप ही की पार्टी की वो नहीं, महिला सुरक्षा के ऊपर तो दिल्ली की सरकार के हक और अख्तियार में जितना रहा उतना किया दिल्ली की सरकार ने, DCW के ज़रिए भी किया, और कैमरा लगाने से लेकर के, सिक्योरिटी गेट्स लगाने से लेकर के, बसों में मार्शल नियुक्त करने से लेकर के तमाम जो भी कोशिशें, चूँकि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस नहीं है, तो वहाँ हमारे हाथ पांव बच जाते हैं। और वहाँ उस अगर स्टेज पे जाकर देखें तो दिल्ली की कानून व्यवस्था तो तार तार हो गई है अमित शाह जी के नेतृत्व में। मतलब बच्चे स्कूल जाने से घबरा रहे हैं क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट की थ्रेट्स आ रही हैं, महिलाएं सड़क पर चलने से घबरा रही हैं क्योंकि चेन स्नैचिंग हो रही है,
छिड़खानियाँ कर रहे हैं और बुजुर्गों की हत्याएं घरों के अंदर हो जा फिर रही हैं। मार्शल्स जो आपने रखे सुरक्षा उसको के लिए, हटवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने एलजी साहब से बोल के हटवा दिया, और आम आदमी पार्टी लगातार चीखती चिल्लाती रही कि भाई इनको लेके आओ। मतलब इनके यहाँ से तो अब ऐसे ऐसे कमेंट्स और नोट्स आए हैं कि बसों में पैनिक बटन है जी, अब बस मार्शल की क्या जरूरत। अरे किसी के साथ छिड़खानी हुई तो पैनिक बटन निकल के आएगा और रोकेगा उसको, वो बस मार्शल करेगा। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बस मार्शल्स ने जान बचाई या छिड़खानी को रोका या चोरी को रोका है। बट ठीक है, ये भी देखा है दिल्ली के लोगों ने कि कैसे महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ किया भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन, और उसका भी जवाब दिल्ली की जनता जनादेश के जरिए देगी। तो आपने अभी जो मांग की थी कि स्वाति को राज्यसभा की सीट छोड़ देनी चाहिए, तो अभी भी वो आप पार्टी की तरफ से ही राज्यसभा हाँ, की मुझे सांसद मुझे हैं। लगता है कि अगर आपका मन नहीं लग रहा, आपकी मन भिन्नता हो चुकी है, तो आप क्यों उस फिर पार्टी तो क्या के द्वारा दी गई? आपकी चांसेस बन रहे हैं राज्यसभा अरे में? नहीं, मैं कहाँ, मैं तो सेवक हूँ, हाँ, मतलब ही हाँ। नहीं, नॉट इवन मैं डिस्टेंट, मैं क्या बताऊँ, सिपाही हूँ। हाँ, तो और बड़े फख्र से कहता हूँ कि दरी बिछाने से लेकर के दिल्ली की विधानसभा का, ऐतिहासिक विधानसभा का मुख्य सचेतक बने तक की यात्रा पूरी करी है, लिहाजा मुझे सब कुछ आता है और पार्टी जो कहेगी सब करूँगा, वो पर्याप्त है मेरे लिए। आप कहते हैं कि मैं माँ भारती की सेवा कर रहा हूँ, हमारी बातचीत में भी ये बातें सामने आई। कितनी सेवा कर पाए, आपको क्या लगता है दिल्ली कितनी बदली देखिए, और वो देश कितना बदल रहा है आप पार्टी के साथ? सेवा कर पाने का जो संतोष है, मैं पहले कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा कमाता था, सुख था, संतोष नहीं था, सुकून नहीं था। इस जहाँ पे हूँ वहाँ होने से जो संतोष हासिल है उसके वजह से ही मैं बना हुआ हूँ यहाँ पे। मैं अपनी विधानसभा का छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे यहाँ 14 स्कूल हैं, करीब 27-28 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, और उन बच्चों के माता पिताओं से आप जाके बात करिए कि कैसे इस सरकार के ज़रिए उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ। IIT नीट क्लियर करके MBBS करने वाले बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, ये बड़ा संतोष है। दिल्ली के अंदर गरीब परिवारों को इलाज करने की स्थिति जब आती थी तो पूरे महीने का बैलेंस ख़राब हो जाता था। मोहल्ला क्लिनिक जा रहे हैं, दिल्ली के अस्पतालों में जा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं शानदार तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मन को संतोष से भर देती हैं कि जहाँ हो आप ठीक जगह पे हो, और इसी जगह पे होकर ये सेवा हो सकती है और कहीं से नहीं हो सकती है। तो लगातार सेवा जारी है। संतोष की बात कर रहे हैं, आप लिखते हैं और आपकी कुछ कविताएं भी इंस्टा पे देखी हैं मैंने। अगर हमारे दर्शकों को कुछ एक हल्का फुल्का कुछ सुनाएं, संतोष या कुछ भी ऐसा। मैं याद तो अब आजकल क्या हुआ, पहले लिखते थे लोग तो लिखते थे तो याद रखते थे, अब फ़ोन आ गया है तो याद तो नहीं रह पाता। पर मैं एक कविता अपनी छोटी सी सुनाता हूँ। मैं अभी हालिया लिखी हुई कविता है, सुनिएगा। कविता इस प्रकार से है, और श्रृंगार रस की कविता है तो, और छोटी है, 2 मिनट की कविता या नज़्म कहें। उसका उन्वान तुम्हारी चिट्ठियाँ है। मैं तुम्हारी चिट्ठियों का गुनहगार हूँ, लड़ती हुई वे आई हर बार, लेकर तुम्हारी खुशबू और तुम्हारा प्यार, पर मैं क्या करूँ, लाचार हूँ, कमज़ोर, बेहिस और बेकार हूँ। मैं तुम्हारी चिट्ठियों का मान नहीं रख पाया, न समेटा, सहेजा, न अपनाया, दुनियावी दायरे में कैद, बर्फीला आबशार हूँ। मैं तुम्हारी चिट्ठियों का गुनहगार हूँ। तुमने तो सब बतलाया, तुमने तो सब बतलाया, सब्र रखा, समझाया, अपना दुख, अपनी दुश्वारियाँ, अपनी मोहब्बत और मजबूरियाँ, अपने दिल की दुनिया तुमने रख रख भेजी चिट्ठी में। अपने दिल की दुनिया तुमने रख रख भेजी चिट्ठी में। मुझे वो संभाल रखनी थी, अब वापस नहीं करनी थी तुम्हारी मुट्ठी में। हम दोनों के सूफियाना रिश्ते में मैं ही कसूरवार हूँ, वरना कौन तोड़ता है, वरना कौन तोड़ता है मोहब्बत से लबरेज चिट्ठियों का दिल। मैं हूँ पर अब टूटा, बिखरा और बेजार हूँ। सच में मैं तुम्हारी चिट्ठियों का गुनहगार हूँ। बहुत खूब, बहुत ही खूब। थैंक यू। तो क्या ये बेजार वाली बातें, फिर मैं वहीं आ जाऊंगी कि कहीं वो खलिश जो मैं बात कर रही कोई थी, खलिश बिल्कुल नहीं, बहुत सारा संतोष है और बहुत सारी उम्मीद है। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार जो है ना, वो उम्मीद होती है, भरोसा होता है, होप होता है, और वो है कि यहाँ हैं तो दिल्ली वालों की ज़िंदगी बेहतर होती रहेगी, सेवा चलती रहेगी। अच्छा, चलते चलते 2 एक छोटे छोटे सवाल और हैं। आपके बहुत सारे नेता, जी। जो आपने खुद भी बोला कि एक्साइज स्कैम में फंसे, जी। आप इसको पूरे
प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? ये तो बेबुनियाद और फर्जीवाड़ा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट लिखने में एक्सपर्ट है, वरना आज तक इतने गिरफ्तारियों के बावजूद किसी भी दुनिया के कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने सबूत के तौर पे कागज़ का एक टुकड़ा या मनी का एक ट्रेल नहीं दिखला पाई। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल जी को तो उस शख्स की गवाही पे गिरफ्तार किया गया जो खुद आरोपी था, और वो गिरफ्तार हुआ, इसके बाद उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे दिए और उसके बाद उसकी बेल हो गई, फिर इसके बाद वही अप्रूवर बन गया और उसके बयान पे गिरफ्तारी हो गई। क्या मजाक चल रहा है कानून व्यवस्था का। तो ये तो फर्जीवाड़ा था, और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित गिरी हुई है। हमारे नेता बाहर हैं, दिल्ली की जनता के दिल में है और बाहर हैं, और दिल्ली की जनता की सेवा करने को आगामी सरकार का हिस्सा बनकर तैयार है। लेकिन इस बार एक सवाल, CM साहब फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी तयशुदा है। लेकिन अगर मैं पलट के पीछे देखूं 2012-13 में, जिस तरह जब शीला दीक्षित की सरकार थी और 43 AC की बात केजरीवाल जी करते थे और पेपर की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कुछ प्रूफ नहीं किया है। किसने? केजरीवाल जी का शीला दीक्षित। देखिए, हम और आप किसी के ऊपर कुछ भी कहें, कोई भी आरोप लगाएं, सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? जनता की अदालत है। अगर कांग्रेस की सरकार जनता की अदालत में पास होती तो इस समय कांग्रेस की सरकार होती यहाँ पे। नहीं हुआ ऐसा। यानी खामियां, कमियां, गलतियां, दोष, जो कुछ भी किया हो कांग्रेस ने, जनता ने अपने जनादेश के जरिए कांग्रेस की सरकार को हटाया, उन्हें बेदखल किया और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। एक बार बनाई, अब हमने गलती की होती, हमारा दोष होता, दोबारा नहीं बनाते, दोबारा ही बनाई, तीसरी बार भी सरकार बनी हमारी। और आप बिल्कुल आश्वस्त हैं, जिस तरह से हमने दिल्ली के लोगों की सेवा करी है, दिल्ली की जनता तो सोच के बैठी हुई कि दिल्ली में तो हमको केजरीवाल ही चाहिए। वो चौथी बार दिल्ली का CM अरविंद केजरीवाल जी को बनाने को आतुर है। तो अब क्या समझें कि इस चुनाव के बाद, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद, इंडिया ब्लॉक से केजरीवाल हट जाएंगे या इंडिया ब्लॉक अब खत्म है? नहीं, इंडिया ब्लॉक के बनने का मकसद अलग है, और दिल्ली के चुनावों के कंटेक्स्ट में देखें तो पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक एक्सेप्ट कांग्रेस, पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक ये जानता समझता है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। लिहाजा सभी महत्वपूर्ण घटक दलों ने खुलेआम मुखर होकर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। तो इंडिया ब्लॉक का मकसद दिल्ली को बचाने का नहीं था। जितने भी लोगों का विश्वास था कि भाजपा के केंद्र में होने की वजह से देश के संविधान को, लोकतंत्र को खतरा है, वे तमाम लोग इकट्ठा हुए और अपने स्थानीय राजनीतिक हितों को साइड में रख के इकट्ठा हुए। अब यहाँ पे जो चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ही दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से भाजपा को रोक रही है। लिहाजा सब घटक दल इंडिया ब्लॉक के आम आदमी पार्टी के साथ हैं, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप देखिएगा, उनके आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन के और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन के जरिए ही अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के CM बनेंगे। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी इस चुनाव में? बताया ना आपको, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं। शून्य, कंटिन्यूड। और व्हाट अबाउट भाजपा? वो भी विशेष कोई नुकसान नहीं होगा, 2-4 सीटें हो सकता है कम आ जाए, बाकी कोई खास नुकसान नहीं। तो 8 सीटें तो थी ही, अब 2-4 नुकसान होगा तो वही है, स्कूटर पे आ जाएंगे इसके बाद फिर से लोग। अच्छा, चलते चलते एक सवाल छोटा सा और पूछ लेती हूँ कि पार्टी से नाराजगी बड़े सारे नेताओं को रही है, बीच बीच में वो बातें निकल के आती भी हैं। आशुतोष जी, लेकिन योगेंद्र यादव थोड़ा कम बोलते हैं केजरीवाल जी के लिए। आशुतोष भी बहुत दबी कुची जवानों से बोलते हैं, लेकिन अभी भी अगर कोई मुखर हैं तो कुमार विश्वास जी हैं। और भी कई लोग रहे, ये तो बड़े नाम थे जो सामने आ गए, लेकिन और भी कई लोग थे जो आपकी तरह, जैसे आप हांगकांग से आए वैसे ही कुछ लोग लंदन, अमेरिका से आए, और वो भी अब केजरीवाल जी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किनसी बात कर रही हूँ, मनीष रायजादा जी की। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या रहा, क्या डिक्टेटरशिप थी जो सब कुछ छोड़ के वहाँ से लोग आए और उसके बाद उनको क्या नहीं मिला? उनमें असंतोष था या यहाँ कोई कमी आपको नहीं? नजर तो आप देखिए, आपने सवाल किया, उसमें जवाब भी है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, दिलीप पांडे, जितने भी नाम आपने किया, उनमें से किसी की आलोचना नहीं कर रहे। कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। नहीं। वे आलोचना कर रहे हैं हमारी। हम क्या कर रहे हैं कि यार अगली बार सरकार बनानी है, अगली बार की सरकार में क्या क्या ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लेके आए कि सरकार बनने के बाद पॉलिसीज में कन्वर्ट करें और फिर दिल्ली की जनता की ज़िंदगी को पहले से और ज़्यादा बेहतर करें। हमारा फोकस वो है। इनका फोकस क्या है? कैसे केजरीवाल को गाली दें, कैसे केजरीवाल को नीचा दिखाएं। मैं व्यक्तिगत 1 by 1 किसी पर टिप्पणी करने की बजाय इतना ही कहूँगा कि जिसने जितना साथ दिया
उतना उसका शुक्रिया। इसी वाक्य के साथ हम अभी दिलीप पांडे जी से विदा लेंगे और आप देखते रहिए इंडिया.com।